हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 7 ओ सदा नीरा पाठ का। हमने पहले बार यानी पहला वीडियो हमने लेखक परिचय दिया, जिनमें जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म, उनकी जन्मस्थली, उनकी शिक्षा, वृत्ति, सम्मान और कीर्ति के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया। पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर आप वीडियो नहीं देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन आपको छूट जाएंगे। तो सबसे पहले वीडियो देखिए, क्योंकि वहां से ज्यादा करके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ। अब 4 ऑप्शन रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे याद होगा। तो वहां बताएंगे आप 16 जुलाई 1917 ईस्वी। ठीक है, इसी तरह से उनकी मृत्यु के बारे में सब कुछ। चलते हैं। दूसरा हमने बताया था कि ओ सदा नीरा कहाँ के नामित। तो चंपारण में एक नदी है जिसका नाम है गंडक नदी, और इसी गंडक नदी के नामित करके वहां पर एक उन्होंने क्या लिखा है, ओ सदा नीरा लिखा है। और ये ओ सदा नीरा जो है किसके बारे में, तो गंडक नदी को नामित करके वहां जो परिवर्तन हुई है इन सारी बातों को हमने बताया था। विस्तार से हमने उसका चर्चा किया, मौखिक रूप से समझाने का प्रयास किया। आप जाकर के उसको देखिए। और फिर हमने पिछले दिन 10 क्वेश्चन इसके बारे में देखे थे, और आज पढ़ेंगे 11 से हम लोग बाकी क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन का ऐसे आंसर यहाँ लिखा रहता है, फिर भी आप अगर चाहते हैं तो आंसर को स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा, नहीं तो हम लोग मौखिक की कोशिश करते हैं समझाने का। अब मौखिक समझिए क्या है, क्या कहते हैं, सुनिएगा। नंबर 1, यह पाठ आपके सामने कैसे प्रश्न खड़ा करता है। अब आपने पढ़ा तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि ये पाठ पढ़ने से आपके सामने एक प्रश्न खड़ा होता है। वो कौन सी प्रश्न है, कैसी प्रश्न आपके सामने आता है। तो लिखेंगे यह पाठ हमें एक प्रश्न खड़ा करता है कि पेड़ कटाई करने से क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे चंपारण में पहले बाढ़ नहीं आती थी, जब वहां पेड़ कटाई होने लगी तो पेड़ कटाई के बाद वहां बाढ़ आना शुरू हो गया। तो हमारे सामने इस पाठ से एक ही प्रश्न खड़ा होता है कि भाई पेड़ कटाई से क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, बाढ़ आने के क्या कारण है। ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। क्लियर। तो आप आंसर कैसे लिखिएगा, वहां लिखिएगा कि यह पाठ हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा करता है कि पेड़ कटाई से क्या समस्या उत्पन्न होती है और बाढ़ आने के क्या कारण है। ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। ऐसा स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अर्थ स्पष्ट कीजिए। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू। देखिए हमारे लेखक साहब जगदीश चंद्र माथुर क्या कहते हैं, सुनिएगा फिर से। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर इस तरह से रहेगा, अर्थ स्पष्ट कीजिए, व्याख्या कीजिए, पल्लवन कीजिए, वर्णन कीजिए, अगर रहे तो हम लोग कैसे लिखते हैं, उपयुक्त पंक्ति। क्या लिखते हैं, उपयुक्त पंक्ति, लेखक का नाम देते हैं, फिर पाठ का नाम देते हैं। तो यहां कैसे लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर रचित ओ सदा नीरा पाठ शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि यहां सुनिएगा, वसुंधरा भोगी मानव, जो लोग भोग करने वाले लोग हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पेड़ों को लगातार काटते हैं। अब पेड़ काटेंगे, नदी में किसी न किसी तरह का प्रदूषण फैलाएंगे, तो ये दोनों बात एक ही हो जाती है। वसुंधरा भोगी मानव, जो लोग अपने आप को सुविधा के लिए तरह तरह की पेड़ें काटते हैं, तो इससे भी प्रदूषण फैलता है, इससे भी समस्या उत्पन्न होती है। और जो धर्मांध मानव है, जो धर्म के नाम पर नदी को गंदा कर रहे हैं, कहते हैं कि हमारी नदियां जो है वह धर्म की चीज हैं, तो हम इसमें तरह तरह की फूल पत्तियां, मृत जीव जंतु, नदी नाले बहा करके उसको गंदा कर रहे हैं। तो गंदा तो दोनों कर रहा है, प्रदूषण तो दोनों फैला रहा है, चाहे वो वसुंधरा भोगी मानव हो, जो भोग करने वाले मानव, या जो धर्मांध मानव है, जो धर्म करने वाले लोग हैं। गंदा तो दोनों कर रहे हैं। इसीलिए हमारे माथुर जी कहते हैं कि दोनों एक ही पहलू हैं, दोनों एक ही बात हुई। चाहे आप धर्म के नाम पर गंदा कीजिए या अपनी सुविधा के नाम पर गंदा कीजिए, दोनों क्या है, एक ही हैं। क्लियर।
चलते हैं आगे की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो बी स्मृति के हाथों में अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत है। देखिए क्या कहते हैं, कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो बी स्मृति के हाथों में अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत है। अब देखिए, अब समझिएगा, ऐसे अगर रहेंगे तो क्या लिखेंगे? तो लिखेगा उपयुक्त पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर रचित ओ सदा नीरा पाठ शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि हमारी चंपारण की धरती कैसी है। आज से नहीं, वर्षों से यहाँ पर दूसरे से दूसरे लोगों का आना जाना रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि सबसे पहले 12वीं सदी में कर्नाट वंश के राजा नानदेव जब घूमने की अपने विजय यात्रा पर जब आए तो वहां आकर के बस गए। उस समय से उनकी वंशज चलती रही। इसके बाद 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक जब इस पर आक्रमण कर दिया तो वहां के राजा हरि सिंह देव थे, उसको हरा करके तुगलक वंश का शासन रहा। फिर अंग्रेजों का जब शासन हुआ तो अंग्रेज यहाँ पर आए। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर के शासन किए हैं। तो यानी हमारी चंपारण की धरती बहुत ही अच्छी रही है। बाद में महात्मा गांधी आए, अपनी सत्याग्रह का पहला आंदोलन यहाँ शुरू किया। ऐसे यानी कहने का अर्थ चंपारण की जो भूमि है ना, बहुत सुंदर भूमि है और यहाँ पर लगातार दूसरे का अधिकार रहा, दूसरे की यहाँ पर जो है रही है। ऐसा वो कह रहे हैं कि हमारी चंपारण की भूमि बहुत ही सुंदर है, अच्छी है, जिससे यहाँ पर दूसरे लोगों का आना जाना लगा रहा है। क्लियर? आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 नंबर क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है सुनिएगा। लेखक ने पाठ में विभिन्न जाति के लोगों की विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण और उसके आसपास बसने का जिक्र किया है। वे कहां से आए और किस लिए आकर बस गए। देखिए पाठ में जगदीश चंद्र माथुर जब घूमने के लिए चंपारण गए हैं तो वहां पर कई जनजातियों को उन्होंने देखा और वे जनजाति क्यों आए, कहां से आए, इनके बारे में उन्होंने पाठ में चर्चा किया है। तो लिखेंगे, लेखक पाठ में बता रहे हैं कि सबसे पहले वहां एक जाति आई थी जिसका नाम है थारू जाति। ये थारू जाति वहां खेती करवाने के उद्देश्य से राजस्थान से अंग्रेजों ने लाया था। जब नील की उत्पादन की मांग बढ़ी तो फिर छोटा नागपुर से उन्होंने एक जनजाति लाई जिनका नाम था धांगर जनजाति। वो 18वीं शताब्दी में लाई गई थी। किसके लिए? तो नील की खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। बाद में हिमालय के क्षेत्र से एक और जनजाति को लाई गई जिसका नाम था भुइया जनजाति। क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे? 3 जनजाति। कौन कौन? पहला थारू जनजाति जो राजस्थान से लाई गई थी। किसके लिए? तो सीधे खेती करने के लिए। बाद में नील की खेती करने के लिए छोटा नागपुर से धांगर जनजाति और हिमालय से भुइया जनजाति। ये दोनों नील की खेती के लिए 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लाए थे। क्लियर? और ये लोग आए चंपारण में, अलग अलग स्थानों पर बस गए और वो लोग खेती करना शुरू कर दिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेना होगा तो अपना लेते चलिएगा। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। 14 पाठ में लेखक नारायण का रूपक रचता है। वह शांग रूपक है। रूपक का पूरा विवरण प्रस्तुत कीजिए। देखिए चंपारण में लेखक ने एक रूपक का वर्णन किया है। रूपक का मतलब हुआ कि चंपारण में जो वहां पर अन्य प्रकार के पहले जंगल थे, जंगल से वहां की वातावरण कैसा था इसका उन्होंने वर्णन किया है। फिर उन्होंने पाठ में ही बताया कि जंगल कटने से वहां की स्थिति कैसी बदल गई है, इसका भी उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है? तो एक रूपक, ये क्या है? रूपक है, रचना। उन्होंने रचना किया कि चंपारण में जब गंडक नदी के दोनों ओर जंगल थे तो वहां का वातावरण कैसा था, वहां के लोग की स्थिति कैसी थी, सबके बारे में उन्होंने चर्चा किया। और बाद में जंगल कटने के बाद किस तरह की स्थिति में बदलाव आई है इसका उन्होंने चर्चा किया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जब वहां पर नहर बन रहा है तो नहर बनेंगे तब क्या स्थिति होगी, इसका भी उन्होंने वर्णन किया है। अर्थात उन्होंने अपने रूपक में भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल तीनों का उन्होंने वर्णन किया है। पहले कैसा था, अब कैसी है
और आने वाले समय में नहर जब बनेगा तब कैसी होगी, यानी तीनों रूपक का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। क्लियर, चलते हैं आगे। नील्हे गोरों और गांधी जी से जुड़े प्रसंगों का अपने शब्दों में उल्लेख कीजिए। अब देखिए, आपने क्या पढ़ा था कहानी में कि जब चंपारण में नील के उत्पादन के लिए नील्हे जमींदार किसानों पर तिनकठिया नियम लगाया, अत्याचार करने लगा। खास करके वहां पर एक अफसर आए थे जिनका नाम था एमन साहब, बहुत ही तेगला किस्म का इंसान था। वो क्या करता था कि किसी के झोपड़ी में आग लगा देता, तरह तरह के अत्याचार करता था। तो ऐसी स्थिति में वहां के एक किसान थे जो राजकुमार शुक्ल, वो एक नेता भी थे और किसान भी थे। वो गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को आग्रह करते हैं। हाँ, पूछता है परीक्षा में, याद रखिएगा कि गांधी जी किसके आग्रह पर गए थे चंपारण, तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। तो गांधी जी जब वहां जाते हैं तो पहले तो जांच करते हैं कि यहाँ की स्थिति कैसी है। वहां स्थिति के बाद गांधी जी और अंग्रेजों के बीच में वहां पर एक टकराव होता है, शांति ढंग से होती है, क्योंकि वो सत्याग्रह चला रहे थे और सत्याग्रह 1917 में अप्रैल में पहुंचते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि किस महीने में पहुंचे थे, तो अप्रैल महीने में गांधी जी वहां गए थे। तो वहां पर दोनों के बीच में बातचीत होती है। गांधी जी सारे विवरणों को लिखते हैं, नोट करते हैं किसान की शिकायत को, और वहां की सरकार को देते हैं कि चंपारण में इस तरह का अत्याचार हो रहा है, इसको सुधारने का प्रयास किया जाए। फिर वहां पर गांधी जी एक 3 आश्रम विश्वविद्यालय खोलते हैं। अंग्रेज जी से पूछता है कि भाई विद्यालय खोलने का क्या उद्देश्य है आपसे, तो वो कहते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि लोगों के आचरण में सुधार करना और अपनी संस्कृति के प्रति जो है मतलब प्रेम भाव जागना, साथ ही साथ उनमें डर भय को खत्म करना, ये उनकी मूल उद्देश्य था। अर्थात अंग्रेज और गांधी जी के बीच वहां पर एक वार्तालाप है। वार्तालाप क्या मतलब, प्रसंग है, जो गांधी जी विद्यालय की स्थापना करके लोगों में चाहते हैं कि जो भय है अंग्रेजों के प्रति, जो उनका मतलब डर बना हुआ शरीर में, उसको खत्म करना, ये उनका मूल उद्देश्य था। क्लियर, आशा करते हैं समझ गए होंगे। एक बार और फिर देख लेते हैं। लिखिएगा, गांधी जी जब चंपारण पहुंचते हैं अप्रैल में, तो किसानों की शिकायत को सुनने के बाद उन्होंने वहां पर 3 आश्रम विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। आश्रम विश्वविद्यालय स्थापना करने पर उन्हें अंग्रेज पूछती है कि आपका विद्यालय स्थापना करने का क्या उद्देश्य है, तो वो कहते हैं कि हमें विद्यालय स्थापना करने का उद्देश्य है कि उनके आचरण में सुधार करना, उनके मन में जो डर भय है उसको समाप्त करना, लोगों में आत्मनिर्भर बनाना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। ये प्रसंग वहां पर लिखा गया। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उसमें क्या अंतर है। ठीक है, चौर और मन आपने पढ़ा होगा कि जब वहां गंडक नदी में बाढ़ आती थी, तो बाढ़ आने के कारण वहां की जल धाराएं ना दूर दूर तक फैलती थी, और फैलने के कारण वहां पर 2 ताल क्षेत्र का निर्माण हुआ। एक का नाम है चौर ताल और दूसरा का है मन ताल। आपसे पूछे कोई कि भाई बताइए कि इसका निर्माण होने का क्या कारण, तो इसका निर्माण होने का कारण है, पहला, गंडक नदी में बाढ़। चौर और मन के निर्माण का क्या कारण, तो गंडक नदी में बाढ़ के कारण धाराएं, जल जो है ना वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और जमा हो जाती है एक जगह, उसको कहते हैं हम लोग चौर और मन। चौर क्या अर्थ, तो चौर वैसी जगह जहां पर बरसात में या सर्दी में, बरसात के बाद सर्दी, तो बरसात में या सर्दी में जब थोड़ी थोड़ी पानी जमा रहती है, तो ऐसे जगहों को कहते हैं चौर ताल। मन ताल वैसा है जो गहरा है और सालों भर उसमें पानी रहती है, उसको कहते हैं हम लोग मन ताल। ठीक है, तो चौर और मन में समझ गए। चौर में होता है कि बरसात में पानी रहेगी, फिर सर्दी में थोड़ी मोड़ी रहेगी, धीरे धीरे सूख जाएगी, वहां खेती बाड़ी होती है 1-2 फसल, फिर उसके बाद फिर पानी आ जाती है। लेकिन जो मन ताल है वो गहरा है, उसमें सालों भर पानी रहती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या सुनिएगा। कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध किस मार्ग से करते थे, तो देखिए याद रखिएगा वहां पर 17 नंबर क्वेश्चन में कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल, लेकिन उनका शरण स्थली रहा था गया, पटना, पाटलिपुत्र। तो नेपाल से वहीं एक नदी थी जिसका नाम था पंडई नदी, इसी नदी के किनारे होते हुए वो आते थे कहाँ, पाटलिपुत्र, और फिर पाटलिपुत्र से नेपाल जाते थे, इसी नदी के किनारे होते।
ठीक है, कोई दिक्कत। नेपाल में अब ऐसे नहीं कि वो अपने घर जाते थे, वहाँ भी उनकी कुछ जगह था जहाँ पर वो उन्होंने अपना ज्ञान दिया है, जैसे कुशीनगर था। नहीं तो किस नदी से, तो याद रखिएगा पंडई। क्या नाम था उस नदी का नाम? पंडई नदी। देखिए लौरिया और नंदनगढ़ से एक नदी रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के भिखनाथोरी तक जाती है। ठीक है, कहाँ से? लौरिया नंदनगढ़ से एक नदी निकलती है जो रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए, जो चंपारण में पड़ती है, वहां से होते हुए नेपाल के कहाँ जाती है? भिखनथोरी तक जाती है। उस नदी का नाम पंडई नदी है। इसी नदी के किनारे से होते हुए वे लौरिया नंदनगढ़ आते और अशोक द्वारा बनाया गया, वहां पर एक कलापूर्ण स्तंभ भी है। जो आप रामपुरवा में जाएंगे तो अशोक द्वारा बनाया गया एक कलापूर्ण स्तंभ है, किसकी याद में? भगवान बुद्ध की याद में। तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो समझिए रहे, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर लाइक, कमेंट और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम विदा लेते हैं कल के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।